नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति के लिए करें उन्नत तकनीक से बुआई। जैविक खेती आज की जरूरत, आइए इस ओर कदम बढ़ाएं। और इन पशुओं के आहार हेतु हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु हमारे किसान विभिन्न प्रकार के चारे वाली फसलों की खेती करते हैं। तो इस समय आप कौन कौन से हरे चारे वाली फसलों की बुआई करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद। दूध उत्पादन में जो लागत आती है वो आती है सबसे ज़्यादा, अगर लागत की बात करें तो वो उसके खान पान पे, और खान पान में भी अगर हम कंसंट्रेट दाना जितना खिलाएंगे उतना ही दूध उत्पादन की लागत बढ़ती रहती है। किसान भाइयों, अगर हम दूध उत्पादन की लागत कम करना चाहते हैं और हमारे पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अच्छा दूध उत्पादन लेना चाहते हैं, तो हरे चारे की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। वर्ष भर हरा चारा उत्पादन करने के लिए एक वर्षीय या बहुवर्षीय फसलों का समावेश हमें करना चाहिए। उसमें भी जो दाल वाली फसलें हैं उनका प्लस चारे वाली जो फसलें हैं, यानी कि जो अनाज वाली फसलें हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन में हमें अपने पशुओं को अगर हरा चारा खिलाते हैं तो हमारा दूध उत्पादन भी अच्छा रहेगा, लागत भी कम आएगी। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय में 70% खर्च पशुओं के आहार पर होता है। इस खर्च को पशुपालक चाहें तो कम कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की पूर्ति करनी होगी। ऐसा करने से लागत में कमी होने के साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे आमदनी बढ़ेगी। किसान भाइयों, इस मौसम में अगर हम बात करें तो हरे चारे के रूप में बाजरा, ज्वार या चौला जो है या ग्वार, इनका हरा चारा हमें लगाने की आवश्यकता होती है। हरा चारा देने के लिए हम बाजरे में भी जो न्यूट्रीफीड है या अविका चरी 19 है उसका हमें उपयोग करना है। न्यूट्रीफीड लागत उसमें यानी कि बीज बहुत महंगा मिलता है, लेकिन वो मार्च अप्रैल में लगाएंगे तो सितंबर अक्टूबर तक हमें हरा चारा यानी मल्टी कट, बार बार कटाई, कम से कम भी 4 से 5 कटाई हम उसकी ले सकते हैं। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान अधिक हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। लोबिया की उन्नत किस्में GFC1, GFC2 और GFC3 हैं, जिनका चयन करके बुआई कर सकते हैं। चारे के लिए बाजरे की उन्नत किस्में राज बाजरा चरी 2, जॉइंट बाजरा MP 171, अविका बाजरा चरी इत्यादि की बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ चौला जो है उसका भी, जैसे हम हरा चारा 1 बीघा में लगाते हैं तो उसका तीसरा हिस्सा हमें चौले के रूप में या ग्वार के रूप में, जो लेगुमिनेसी कुल का यानी कह सकते हैं दाल कुल के जो हरे चारे हैं उनका उपयोग भी हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि दाल कुल के जो भी जितने भी हरे चारे हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, और जो घास कुल के चारे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। संतुलित करने के लिए हमें इन दोनों का समावेश करना चाहिए। साथ ही साथ हम अगर बहुवर्षीय हरे चारे लगाते हैं तो बहुवर्षीय हरे चारे लगाने के लिए नेपियर हाइब्रिड बाजरा, वो अराउंड द ईयर चलता रहता है, यानी कह सकते हैं पूरे वर्ष भर हरा चारा देता रहता है। नेपियर घास लगाने से पूर्व किसानों को इसकी उन्नत किस्मों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जो इस प्रकार हैं। पूसा जॉइंट, पूसा नेपियर घास 2, संकर नेपियर घास BNH 10, को 5, फूले जयवंत BNH 233 इत्यादि हैं, जिन्हें लगाकर किसान अधिक हरा चारा ले सकते हैं। हरे चारे के उत्पादन में पोषक तत्वों का अहम योगदान होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 टन गोबर की सड़ी खाद और नाइट्रोजन के लिए 60 किलो यूरिया,
75 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 30 किलो तक पोटाश की जरूरत होती है, जिसमें गोबर की खाद एवं फास्फोरस और पोटाश को बुआई के समय खेत में मिला देते हैं और यूरिया को कई बार फसल की कटाई के बाद सिंचाई उपरांत खड़ी फसल में प्रयोग करते हैं। नेपियर घास की खेती शरद, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु में कभी भी की जा सकती है। वैसे इसका उपयुक्त समय फरवरी, मार्च एवं जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, नवंबर में होता है। नेपियर घास कम उपजाऊ जमीन में भी हो सकती है। नेपियर घास लगाने के लिए 40,000 जड़ों की आवश्यकता होती है। इसे लगाने की विधि और दूरी इस प्रकार से है। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं। चारा वाली फसलों से अधिक चारा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई का प्रबंध बहुत जरूरी होता है, जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहने से अधिक मात्रा में हरा चारा मिलता है। रोपाई के 70 से 80 दिन बाद पहली कटाई करते हैं। उसका हम अगर बारिश के मौसम में भी लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि उसका लगाने का जो सही समय है जुलाई अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर तक भी हम उसको लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कटिंग्स हैं या रूट स्लिप्स हैं वो ही लगती है, उसका बीज नहीं आता है। एक बार हमने लगा लिया तो 7 से 8 साल तक चलता रहता है। तो इसलिए नेपियर हाइब्रिड बाजरे का हमें उपयोग करना चाहिए ताकि वो हमारे पशुओं को वर्ष भर हरा चारे की टूटत कभी नहीं आए। साथ ही साथ गिन्नी घास है या जहाँ पे पानी की कमी है या चरागाह की उपलब्धता है वहाँ पे हम अंजन घास है, धामन घास है, उनका भी उपयोग कर सकते हैं और एजोला घास का भी उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। आज आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की बुनियाद कृषि पर ही टिकी हुई है। भविष्य में भी हमारी कृषि देश की बुनियाद को मजबूत बनाए रखे, इसके लिए आज के दौर में जैविक खेती पर जोर देने की जरूरत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर शालिनी सिंह बिसेन से, जो जैविक खेती के बारे में बता रहे हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आइए हम बात करते हैं जैविक खेती की। कि पहला एक सवाल आता है, अगर कोई किसान भाई जैविक खेती करना चाहता है तो वो क्यों करे और कैसे शुरू करे। जैविक खेती कोई नई बात नहीं है। पुराने समय में हमारे पूर्वज जैविक खेती ही करते थे। बस उस समय जैविक खेती की उन्नत तकनीक नहीं थी, लेकिन आज जैविक खेती नए ढंग से करके किसान अच्छी उपज ले रहे हैं। तो जैविक खेती हम क्यों करें? तो देखिए, आज क्या है, हमारा पर्यावरण पूरी तरह से पेस्टिसाइड की वजह से, केमिकल्स की वजह से, सबके वजह से अभी आप देखिए कि पॉल्यूटेड हो गया है। चाहे वो वाटर बॉडीज़ हो, चाहे सॉइल हो, चाहे हमारा इन्वायरमेंट है। और अभी देखिए कि कितनी सारी जो ह्यूमन के अंदर बीमारियां हैं वो भी पनपती जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ पेस्टिसाइड की वजह से हो रही है, पर हाँ, जो रेसिड्यूअल इफेक्ट होता है पेस्टिसाइड का, कई पेस्टिसाइड जो बैन है हमें पता भी नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट देखना है तो हमें अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। जैविक खेती है क्या, ये हम सभी जानते हैं और हम जैविक उत्पादों का प्रयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब हम जैविक खेती की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ किसान जैविक खेती को मुश्किलों वाली खेती समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधा मतलब ये है, जैविक खेती, कि हमारे पास जो भी साधन मौजूद हैं उस पर हम केमिकल ना डालें और हम पुरानी प्राकृतिक पद्धति से हम खेती बाड़ी करें। सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो बायो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं या बायो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं, उसको हमें प्रमोट करना है। तो इसी पद्धति पे हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग निर्धारित है।
जैविक खेती के अंतर्गत जब हम रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग बंद करके जैविक चीजें खेत में देने लगते हैं तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, केंचुओं की संख्या बढ़ती है, जिससे फसलों को जरूरी पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होने लगते हैं और फसलों की उपज बढ़ती है। और जैविक खेती का सर्टिफिकेशन जब हमको लेना होता है तो हमारे पेस्टिसाइड रेसिड्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये 3 से लेके 5 साल तक के बीच में अगर हमने नहीं डाला तो ये बिल्कुल सॉइल के अंदर से ये पूरा खत्म हो जाता है। अगर आप जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो 3 से 4 साल बाद ही आपको जैविक खेती का सर्टिफिकेशन मिल पाएगा, और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही आपके उत्पाद का सही कीमत मिल पाएगा। अगर उन्होंने मन बना लिया है तो नियर बाय जो भी आपका ऑर्गेनिक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एजेंसीज भी होती हैं, हर जिले में हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए और उनको बोलिए कि हमें अब हमारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हमें अब ये जैविक खेती शुरू करनी है। अब कौन सी फसल लगाएं, क्योंकि देखिए जब आपने फसल लगानी शुरू करी है और आपने बहुत सारा उसमें पेस्टिसाइड ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखा है तो आपके जो मृदा का जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो ऑलरेडी लोअर्ड हो चुकी है, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है या उसको आप अपने खेतों में मिला सकते हैं, या फिर आप ग्रीन मैन्योरिंग में जैसे ढैंचा है, आपका काऊ पी है, सेस्टेनिया है, इसको आप मिला सकते हैं। फिर आप ऐसी फसलें इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि आपको पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत कम पड़े। तो सबसे पहले है आप कोई मेडिसिनल क्रॉप शुरू कर सकते हैं या छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके आप सब्जियों का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल तक तो आपको ना केमिकल फर्टिलाइज़र डालना है और ना ही आपको कोई पेस्टिसाइड डालना है, ठीक है। तो आप अपनी ज़मीन को तो 3 साल के लिए छोड़ नहीं सकते, तो आप ऐसी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं जो कि जिसमें कि पेस्टिसाइड की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो हम इस तरह से करके धीरे धीरे एक एक स्टेप, छोटे छोटे कदम लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैविक खेती में फसलों में पोषक तत्व, खरपतवार प्रबंधन, फसल सुरक्षा के लिए किसानों के पास ही बहुत से संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसका जैविक खेती में प्रयोग कर सकते हैं। आज कई निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और जैविक खाद दवाएं तैयार कर रही हैं। इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। जैसे राइजोबियम कल्चर है, फॉस्फोरस सल्फोराइजिंग बैक्टीरिया है, इसको बना के पैकेट के फॉर्म में बेचती हैं। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका 3 तरह से होता है। पहला तरीका है जो है या तो बीजों के साथ मिलाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइजोबियम कल्चर, और या एज़ोबैक्टर मिलता है, फॉस्फोरस सल्फोराइजिंग बैक्टीरिया मिलता है, वो सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है अगर फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर भी मिला के उसको ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है, और तीसरा है कि उसको पानी में मिलाकर हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो उस सॉइल में से वो अवेलेबल नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लाकर वो सॉइल को प्लांट को अवेलेबल कराता है। एक और तरीका जो नेचुरल फार्मिंग पद्धति में आता है वो है कि अगर आपने देशी गाय का गोबर 5 किलो ले लिया, 5 लीटर उसके साथ देशी काऊ यूरिन मिक्स कर लिया, आप 2 किलो कोई भी दलहनी फसल का अगर आटा लेते हैं और 2 किलो ही गुड़ लेते हैं, उसको आप किसी भी पेड़ के और किसी भी बड़े पेड़ के नीचे से अगर आपने एक मुट्ठी या 100 ग्राम करके आपने सॉइल ले रखा है, उसको मिला के किसी भी कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में किसी छांव में रख दीजिए और उसको आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। 48 दिन के अंदर आपका देखिए वो अगर उसको आप मिट्टी में मिला देते हैं या स्प्रे करते हैं तो आपकी फसलों को आपको कोई ये नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, वो उसे पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जैविक खेती क्या है और जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन के विषय पर आज आपको जानकारी दी गई। कल के अंश में आपको जैविक खेती में फसल सुरक्षा, जैविक खेती के लिए योजनाएं, उत्पाद की बिक्री और सर्टिफिकेशन के बारे में बताएंगे। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के कई किसान नौरंगा फूलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन कुछ किसान इसकी फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से पुष्प उत्पादन में कमी आ जाती है।
तो किसान भाइयों, आप नौरंगा की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य करें, आइए जानते हैं प्रगतिशील किसान हेमंत। फूलों की खेती करता हूँ, नए नए प्रकार के फूलों की खेती करता रहता हूँ और इस बार मैंने नौरंगी की खेती की है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में उपज देने वाला फूल है। पीले कलर का फूल है। इसकी मालाएं मंदिरों में जाती हैं और इसकी बरमाला शादी विवाह में इसका उपयोग होता है। तो किसान भाइयों, मैंने सबसे पहले इसका हाइब्रिड किस्म का मार्केट से मैंने बीज लिया है। बीज लेने के बाद क्यारियाँ, छोटी छोटी क्यारियाँ बना के इसका बीज को मैंने डाला है और ये लगभग 30 से 35 दिन में इसके पौधे अंकुरित होकर लगभग लगने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम सबसे पहले इसकी भूमि की तैयारी करते हैं। ट्रैक्टर की सहायता और कल्टीवेटर हेरों की सहायता से भूमि की जुताई करके छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं। इसमें पौध से पौध की दूरी 2 फीट के लगभग हमने रखी है और इसका पौधा काफ़ी घेर करता है। अच्छा घेर करने के बाद अच्छा बढ़ता है और ये लंबी चलने वाली फसल है। ये लगभग 5 से 6 महीने की फसल है। किसान भाइयों, नौरंगा फूल की फसल से अधिक और अच्छे फूलों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग कर नौरंगा की फसल में सिंचाई किस तरह से करना है, इसकी जानकारी लेते हैं इसी किसान से। इसमें मैंने खरपतवार नियंत्रण करने के लिए मजदूरों से 2 से 3 बार निंदाई करवाई और मैंने स्वयं इसमें निंदाई की है। इसमें गाजर घास और कुछ सरसों, चौड़ी पत्ती वाला ये कचरा, बथुआ वगैरह, ये सारी चीज़ें उग जाती हैं। इनको हम मजदूरों की सहायता से और खुरपी के माध्यम से इनको हम निकाल कर अलग कर देते हैं, ताकि ये हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाए। नहीं तो ये खरपतवार हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती है और पौधे से पहले वृद्धि कर लेती है, इसलिए हमको इनको हटाना पड़ता है। इसमें निंदाई करवाने के बाद हम कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें यूरिया, DAP, पोटास तीनों खादों को हम मिक्स करके 20 से 25 ग्राम प्रति पौधे में खाद की मात्रा को हम देते हैं। हमने खाद का लगभग 2 से 3 बार प्रयोग किया है। हर 1-1 महीने के अंतराल में हमने इसमें खाद दिया है। इसमें हमने पंप की सहायता से बहाव विधि द्वारा इसमें सिंचाई की है और इसमें सिंचाई हम लगभग सुबह या शाम को करते हैं, दोपहर में नहीं करते। इससे क्या होता है कि हमारे पौधे जो अभी गर्मी का मौसम आना चालू हो गया है, इसमें अगर हम दोपहर में देते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, जिससे पौधे उबलने का चांस रहता है, पानी जो है गर्म हो जाता है। इसलिए हम इसमें सुबह शाम में इसमें हम इसकी सिंचाई करते हैं। भाइयों, अभी मेरी फसल 60 दिन की हो गई है लगभग। इसमें हर 15-15 दिन में मैंने इसमें 4 बार सिंचाई रिलाई के माध्यम से की है। किसान भाइयों, नौरंगा की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनका नियंत्रण कर फूलों की तुड़ाई करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। इसमें क्या होता है कि कुछ कीट भी लग जाते हैं, रस चूसक कीट लग जाते हैं, जैसे माहू लग रही है, जो कि मैंने आपको पौधे में दिख रही है, और ये हमारे पौधे का रस चूस के उसको ऐसा कर देते हैं कि वो वृद्धि नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम इसमें दवाइयों का कुछ स्प्रे करते हैं। तो इसमें इमिडाक्लोप्रिड करके दवाई आती है, जो कि 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल बना के हम इसका छिड़काव करते हैं। इससे हमारे पौधे में दूसरे अन्य कीटों का प्रकोप से ये पौधे बच जाते हैं। और एक पत्ती धब्बा रोग भी लग जाता है, जिसमें पत्तियां झुक जाती हैं, कुछ टेढ़ी हो जाती हैं और इसमें पीले लाल धब्बे टाइप के आ जाते हैं। तो इसका मैंगोजेब दवा 1 लीटर पानी में 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना करके हम इसका छिड़काव करते हैं, जिससे पत्तियों का जो नियंत्रण रोग नियंत्रण हो जाता है। उत्पादन हमें मिलना शुरू हो जाएगा तो हम इसके फूलों का या तो एकदम सुबह तोड़ाई होती है, नहीं तो फिर इसकी हम एकदम शाम को तोड़ाई करते हैं, जिससे हमारे फूल तरोताज़ा बने रहते हैं। इसको हम फूलों को गीले टाट के बोरों में भर कर के कहीं भी इसको भेज सकते हैं। इस पर हल्का सा पानी डाल देते हैं ताकि ये हमेशा फ्रेश एवं ताज़ी बने रहें, और हम इसको कहीं भी भेज सकते हैं। और इसकी मालाएं बनती हैं, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनती हैं, और ये हमारे मंदिरों में इस्तेमाल होती है, शादी विवाह में इसका उपयोग होता है और सजावट के काम भी आता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव बेलवा, जिला अजमेर के संत लाल ने आपने मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मिर्च अपने तीखे गुणों के कारण मसाला की मुख्य फसल है। इसकी खेती से किसान वर्ष भर अच्छा लाभ कमाते हैं। कभी कभी रोगों के कारण इसका उत्पादन कम हो जाता है और जो किसान समय रहते रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में, जो इस प्रकार से है। एंथ्रेक्नोज रोग। ये रोग कोलेटोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। रोग के शुरुआती लक्षणों में पत्तियों पर छोटे छोटे विशेष आकार के गहरे भूरे और काले धब्बे बनते हैं। रोग की तीव्र होने पर शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। फलों के पकने की अवस्था में छोटे छोटे काले गोल धब्बे बनने लगते हैं। बाद में इनका रंग धूसर हो जाता है, जिसके किनारों पर गहरे रंग की रेखा होती है। प्रभावित फल समय से पहले झड़ने लगते हैं। अधिक आर्द्रता इस रोग को फैलाने में सहायक होती है। एंथ्रेक्नोज रोग नियंत्रण के उपाय। इस रोग से फसल को बचाव के लिए मैंकोजेब या कार्बनडाइज्म नामक दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर परड़ी छिड़काव करें तो काफी हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।